everyone and welcome to the complete DSA series, and today we're going to learn about the important concept of recursion, which is extensively used while solving data structures and algorithm problems. Now if you're somebody who doesn't have any idea about what recursion is, या फिर you're somebody जिन्होंने recursion सीखने की कोशिश की है but we're not sure how exactly it works, तो आज के lecture के end तक हमें एक complete understanding होने वाली है कि what recursion is, ये किस तरीके से work करता है, हम इसके कई सारे examples देखेंगे, and we are also going to learn how to calculate the time and space complexity that is involved with recursive algorithms. तो इसके अलावा अगर हमें DSA का कोई और concept सीखना है तो वो हमें इसी channel के ऊपर इस playlist के अंदर available मिल जाएगा. Also there is a link for a company wise DSA sheet जिसे हम solve कर सकते हैं for our placement preparation. तो शुरुआत करते हैं recursion की. अब recursion बहुत ही simple भाषा में बताया जाए तो recursion तब होता है जब हमारे कोड के अंदर there is a function that calls itself. अभी तक हमने अपने कोड्स के अंदर जनरली जो स्ट्रक्चर देखा है उसमें हमारा एक मेन फंक्शन होता था एंड मेन फंक्शन जनरली किसी दूसरे फंक्शन को कॉल लगाता है. लेट्स सपोज वी हैव अ फंक्शन कॉल्ड एबीसी. मेन फंक्शन ने एबीसी को कॉल लगाई, एबीसी ने अपना काम किया और एबीसी ने अपना जो भी उसका आउटपुट था उसे फाइनली मेन फंक्शन को रिटर्न कर दिया. दिस इज द जनरल फ्लो जिसको हम आज तक देखते आए. रिकर्जन जब भी हो रहा होता है तो उसमें जनरली हमारा जो मेन फंक्शन होता है ये किसी एक ABC नाम के फंक्शन को कॉल लगाएगा एंड ABC क्या करेगा, ABC आगे खुद ही को एक और कॉल लगाएगा, ये दोबारा से खुद ही को एक और कॉल लगाएगा एंड इस तरीके से हमारा एक सीक्वेंस ऑफ कॉल्स चलता रहेगा वेयर द फंक्शन इज रिपीटेडली कॉलिंग इटसेल्फ. एंड डेफिनेटली अगर ये कॉल्स चल रही हैं तो ये इनफाइनाइट तक तो चलेंगी नहीं, इन कॉल्स को कहीं ना कहीं पर एंड होना पड़ेगा एंड जहां ये कॉल्स एंड होती हैं उस एंडिंग पॉइंट को हम बेसिकली अपना बेस केस कहते हैं. और इसी फिनोमिना को इस पूरे चैप्टर के अंदर इनफैक्ट अगले आने वाले कई सारे लेक्चर्स के अंदर हम डिटेल में कवर करने वाले हैं. तो लेट्स सपोज हमारे पास कोई कोड है, इसके अंदर हमारे पास ये मेन फंक्शन है एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू राइट लेट्स सपोज अ वॉइड फंक्शन कॉल्ड एबीसी जिसके अंदर अभी के लिए हमने कोई पैरामीटर्स नहीं रखे. अगर एबीसी के ही अंदर से हम उसी फंक्शन को रिपीटेडली कॉल लगा रहे हैं, मतलब एबीसी ने एबीसी को ही कॉल किया फिर हम दोबारा से यहीं पर आ गए, दोबारा से इसी फंक्शन को कॉल हो रही है, देन दिस इज व्हाट रिकर्जन इज. तो हमारे रिकर्जन का कोड कुछ ऐसा दिखता है. अब इस कोड को समझ के हमें इसका लॉजिक समझ नहीं आएगा कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों है. लॉजिक हमें तब समझ में आएगा जब हम कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे. ऑल्सो रिकर्जन को पढ़ने से पहले देयर इज वन इंटरेस्टिंग थिंग दैट वी शुड नो अबाउट. अभी तक हमने फॉर लूप्स के बारे में या जनरली लूप्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं. जितने भी काम प्रोग्रामिंग के अंदर हम लूप से कर सकते हैं वो सारे के सारे काम हम रिकर्जन से भी कर सकते हैं एंड जितने काम हम रिकर्जन से कर सकते हैं वो सारे के सारे काम हम लूप से कर सकते हैं. बट डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ पर्टिकुलर DSA क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पर लूप्स ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं. जैसे जनरली अभी तक जितनी भी प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व की है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें किसी एरे पर किसी वेक्टर पर ट्रेवर्स करना है तो जनरली हम वहाँ पर एक लूप को यूज़ करेंगे. लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स, कुछ ऐसी एल्गोरिथम्स होती हैं जहाँ पर रिकर्जन ज़्यादा सिंपल होता है एज कम्पेयर टू लूप्स. अगर हम ट्रीज की बात कर रहे हैं, अगर हम ग्राफ की बात कर रहे हैं तो जनरली उनके एल्गोरिथम्स के अंदर वी यूज रिकर्जन एक्सटेंसिवली क्योंकि वहाँ पर रिकर्जन को इंट्यूटिवली सोच पाना और उसका कोड लिख पाना ज़्यादा आसान होता है. तो ऐसा नहीं है कि आज तक हम लूप्स को करते आए हैं और रिकर्जन के बारे में हमने कहानियां सुनी है कि रिकर्जन बहुत डिफिकल्ट होता है, तो रिकर्जन डिफिकल्ट ही होता है. दोनों ही इक्वली ईजी एंड इक्वली डिफिकल्ट होते हैं. कुछ सिचुएशन, कुछ सवालों के लिए हम लूप्स को प्रेफर करेंगे एंड कुछ सवालों के लिए हम अपने रिकर्जन को प्रेफर करेंगे. पर हमें ये याद रखना है कि सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो लूप से सॉल्व हो सकती है वो रिकर्जन से सॉल्व हो सकती है एंड वाइस वर्सा. अब रिकर्जन का जो फिनोमेना है हम उसे एग्जैक्टली यूज क्यों करते हैं? रिकर्जन को हम यूज करते हैं किसी भी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो रिकर्जन का फंडा कहता है कि हम इस बड़ी प्रॉब्लम को एक साथ तो सॉल्व कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, इस बड़ी प्रॉब्लम का छोटा सा पार्ट हम अपने फंक्शन के अंदर सॉल्व कर देंगे और बाकी बचे हुए पार्ट के लिए हम दोबारा से उसी फंक्शन को कॉल लगा देंगे. तो बेसिकली रिकर्जन के अंदर हर फंक्शन कॉल ट्राई करती है कि वो प्रॉब्लम का छोटा हिस्सा सॉल्व कर दे एंड जो बची हुई बड़ी प्रॉब्लम है उसे नेक्स्ट फंक्शन कॉल को पास ऑन कर दिया जाता है कि हमें विश्वास है कि हमारे फंक्शन को हम दोबारा कॉल लगा देंगे बची हुई प्रॉब्लम के साथ तो हमारी बची हुई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. तो सिमिलर मैनर में जो प्रोसेस रिपीट होता है, जो हमारी बची हुई प्रॉब्लम है अब उसका ये वाला छोटा हिस्सा हमारी फंक्शन कॉल सॉल्व कर देगी एंड ये जो बचा हुआ हिस्सा है इसके लिए हम नेक्स्ट फंक्शन कॉल लगाएंगे. तो इसी सेम मैनर में रिकर्सिवली रिपीट करते 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 वी फाइनली एंड अप विद द स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्रॉब्लम जहाँ पर फाइनली हमें अपना आंसर ऑलरेडी पता होता है एंड यहाँ पर हमारी रिकर्जन रुकती है एंड दिस इज व्हाट अ बेस केस इज. अब इस पूरी चीज को समझने के लिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल हमें बोला गया है कि हमें n से लेकर 1 तक
सारे के सारे नंबर्स को प्रिंट करना है। दिस n कैन बी एनीथिंग। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि हमारे पास n की वैल्यू 4 दी गई है और हमें 4 से लेकर 1 तक सारे के सारे नंबर्स को प्रिंट करना है यूजिंग रिकर्जन। अब रिकर्जन से इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे? बेसिकली हमारा काम है n से लेकर 1 तक यानी 4, 3, 2, 1 इन चारों नंबर्स को प्रिंट करना। तो लॉजिकली हमारे लिए हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी कि कैसे n इज इक्वल टू 4 के लिए हम सारे के सारे नंबर्स को प्रिंट करवा दें। बट रिकर्जन कहता है कि आपको सारी प्रॉब्लम के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आप ये सोचो कि अपने लेवल पे आप सबसे छोटा हिस्सा प्रॉब्लम का क्या सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारे पास n की वैल्यू है तो मुझे n से लेके 1 तक नंबर्स को प्रिंट नहीं करवाना। हम क्या कर सकते हैं, हम इजीली सिर्फ n की वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने 4 को प्रिंट करवा दिया। तो ये वाला काम, सिर्फ एक नंबर को प्रिंट करवाने वाला काम हमारा फंक्शन करेगा और बाकी का बचा हुआ जितना भी काम है, मतलब बचे हुए जितने भी n-1 नंबर्स रह गए, इनके लिए हम दोबारा से अपनी फंक्शन को कॉल कर देंगे। तो नेक्स्ट टाइम क्या किया जाएगा, नेक्स्ट टाइम इन सारे नंबर्स के लिए, बचे हुए नंबर्स के लिए यानी 3, 2 एंड 1 के लिए कॉल जाएगी। तो नेक्स्ट टाइम जो कॉल जाएगी वो बेसिकली n इज इक्वल टू n-1 की जाएगी, जहां पर n की वैल्यू 3 हो जाएगी। 4 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी थी, 4 को हमने प्रिंट करवा दिया। बची हुई वैल्यूज के लिए एक और कॉल जाएगी। अब जो काम हमने ऊपर किया था उसी काम को हम यहाँ पर रिपीट करेंगे कि हम अपने लेवल पे क्या काम करा सकते हैं। हम अपने लेवल पर 3 को प्रिंट करवा सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने 3 को प्रिंट करवा दिया। अब बची हुई प्रॉब्लम के लिए हम रिकर्जन के ऊपर विश्वास रखेंगे कि वो सॉल्व कर देगा। बची हुई प्रॉब्लम है बेसिकली n इज इक्वल टू 2 की। यहाँ पर भी वही सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। हम अपने लेवल पर 2 को प्रिंट करवाने का काम करवा सकते हैं और बची हुई प्रॉब्लम के लिए हम अपने रिकर्जन को कॉल कर देंगे। नेक्स्ट हमारे लिए प्रॉब्लम आएगी n इज इक्वल टू 1 की। क्या हम कह सकते हैं कि अगर हमें n से लेके 1 तक नंबर्स को प्रिंट करवाना है तो कभी भी अगर हमें मिलती है n की वैल्यू n इज इक्वल टू 1, तो ये हमारी सबसे छोटी प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन हमें ऑलरेडी पता होता है। n से लेके 1 तक नंबर्स को प्रिंट करना है, n की वैल्यू ऑलरेडी 1 है, तो हमें पता है हमें सिर्फ 1 को प्रिंट करना है। इसके आगे हमें कोई और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ नहीं सोचना। तो इस केस के अंदर व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम इस 1 को एज इट इज प्रिंट करवा देंगे और इसके बाद वी डू नॉट नीड टू मेक एनी काइंड ऑफ कॉल्स और टू एनी काइंड ऑफ वर्क। तो यहाँ से हम सिंपली रिटर्न करके अपने ऊपर वाले लेवल पे चले जाएंगे, यहाँ से एक और ऊपर वाले लेवल पे चले जाएंगे, यहाँ से एक और ऊपर वाले लेवल पे चले जाएंगे। एंड एट द एंड हम देखेंगे कि जिस बड़ी प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना था उसको हमने 1 गो में सॉल्व नहीं किया। लूप लगा के 1 गो में कर सकते थे, पर रिकर्जन को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा प्रॉब्लम को हम 1 गो में सॉल्व नहीं करते। हम प्रॉब्लम का छोटा पार्ट सॉल्व करते हैं इसे प्रिंट करवाने का, फिर जो बची हुई प्रॉब्लम रह गई n-1 के लिए, उसके लिए हम उसी फंक्शन को कॉल लगा देते हैं। तो इस पूरे काम को परफॉर्म करने के लिए हमारा रिकर्सिव फंक्शन कैसा दिखेगा, हम कोई भी एक फंक्शन ले सकते हैं। लेट अस कॉल इट प्रिंट नंबर्स। प्रिंट नंबर्स के अंदर हम पास कर सकते हैं एक इंटीजर n एंड ये हमारा एक वॉइड टाइप का फंक्शन होगा बिकॉज इट डजंट नीड टू रिटर्न एनीथिंग। तो इस तरीके का हमारा फंक्शन है और इसे हम अपना रिकर्सिव फंक्शन बनाएंगे। तो हमारा फंक्शन काम क्या करता है, हमारा फंक्शन उसके पास जो भी n की वैल्यू है उसे प्रिंट करवाने का काम करता है। तो सबसे पहले तो हम सी आउट करवा सकते हैं अपनी n की वैल्यू को, लेट्स सपोज विद सम स्पेस। सेकेंड काम जो हमारा फंक्शन है वो है बची हुई वैल्यू के लिए। बची हुई वैल्यू कहने का मतलब है कि अगर हमने n को प्रिंट करवा दिया तो अब प्रॉब्लम क्या रहेगी, छोटी प्रॉब्लम रहेगी कि n-1 से 1 तक नंबर्स को प्रिंट करो। तो हम नेक्स्ट जो कॉल लगाएंगे वो n-1 की लगाएंगे क्योंकि n को तो हम ऑलरेडी प्रिंट करवा चुके हैं। तो नेक्स्ट इसी फंक्शन को, मतलब प्रिंट नंबर्स फंक्शन को जो कॉल जाएगी वो n-1 की जाएगी बिकॉज n तो ऑलरेडी प्रिंट हो गया। एंड इस तरीके से हर एक फंक्शन कॉल के लिए हम उसी सेम काम को रिपीट कर रहे होंगे। बट देयर इज अ पॉइंट जहां पर इस रिकर्जन को रुकना पड़ेगा एंड दिस पॉइंट विल बी आर बेस केस। बेस केस जनरली हमारा वो केस होता है जिसमें पैरामीटर के बेसिस पर या किसी कंडीशन के बेसिस पर हमें पता होता है कि ये आर्ग्यूमेंट अगर फंक्शन के अंदर आया तो इसका सॉल्यूशन हमें पहले से पता है। इस केस में हमें कोई एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं है। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए सॉल्यूशन हमें पहले से पता होता है। तो फंक्शन के टॉप पर जनरली हम अपने बेस केस को लिखते हैं एंड द बेस केस विल बी, अगर हमारी n की वैल्यू कभी भी 1 हो जाती है तो सबसे पहले तो हम सी आउट करेंगे 1 को एंड फिर यहीं से ही हम कर जाएंगे रिटर्न। सो दिस इज व्हाट द बेस केस इज गोइंग टू लुक लाइक। तो एक बार इस फंक्शन को लिख कर देखते हैं। लेट्स सपोज हमने एक फंक्शन बनाया, यहाँ पर इस ABC को हम रीनेम कर देते हैं टू प्रिंट नंबर्स। ये फंक्शन है जिसका काम है इसे n से लेकर 1 तक सारे के सारे नंबर्स को रिवर्स फैशन में प्रिंट करना है। तो यहाँ पे हमने इंटीजर n की वैल्यू पास कर दी। अब ये फंक्शन क्या करेगा, सबसे पहले तो सी आउट करा देगा अपने n की वैल्यू को विद सम स्पेस। तो ये वो काम है जो फंक्शन, छोटा काम जिसे फंक्शन अपने लेवल पे कर रहा है। एंड बाकी बची हुई प्रॉब्लम के लिए दिस फंक्शन इज गोइंग टू कॉल इटसेल्फ।
अब n से लेकर 1 तक हमें वैल्यूज को प्रिंट करवाना था, जिसमें n तो ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है। n के बाद हमारे पास n-1, n-2 ये सारी वैल्यूज बचती हैं। तो नेक्स्ट हम जो कॉल लगाएंगे वो n-2 से 1 की लगाएंगे। अब ये फंक्शन ऑलरेडी इसके जो भी n पास करेंगे उसके अकॉर्डिंग काम करता है, तो यहाँ पर वी आर गोइंग टू पास n-1 एंड बेस केस इस फंक्शन के अंदर ये हो जाएगा कि कभी भी अगर हमारी n की वैल्यू 1 हो जाती है, उस केस में सबसे पहले तो हम सिंपली सी आउट कर सकते हैं 1 विद एंड ऑफ लाइन एंड यहाँ से हम सिंपली कर जाएंगे रिटर्न। तो इस तरीके का हमारा फंक्शन है एंड दिस फंक्शन इज रिपीटेडली कॉलिंग इटसेल्फ एंड दैट इज व्हाई दिस फंक्शन इज कॉल्ड अ रिकर्सिव फंक्शन। तो यहाँ से एक बार प्रिंट नंबर्स को कॉल लगाते हैं फॉर n इज इक्वल टू 4, लेट्स सेव इट एंड रन। तो हमारे पास हमारा आउटपुट प्रिंट होकर आ गया। अब ये जो लॉजिक है ये हमने काफ़ी जेनेरिक लॉजिक लिखा है विच विल वर्क फॉर एनी n दैट यू गिव इट। लेट्स सपोज अगर हमने 100 भी पास किया तो उस केस में वी आर गोइंग टू गेट ऑल द नंबर्स फ्रॉम 100 to 1। तो इस तरीके से हमारे लिए रिकर्जन वर्क करती है। अब अगर यहाँ पर भी हमें थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो अभी के लिए वेट करना है। अभी हमने कंप्लीटली रिकर्जन को फुल तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया है। ठीक है, हमारा रिकर्जन इस तरीके से वर्क करता है, पर जब हम ये कॉल्स लगा रहे हैं तो एग्जैक्टली मेमोरी के अंदर इंटरनली कंप्यूटर के अंदर क्या चल रहा है एक बार उसे डिस्कस करते हैं। हमने ऑलरेडी फंक्शंस वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था दैट मेमोरी के अंदर देयर इज समथिंग कॉल्ड अ कॉल स्टैक। जिन स्टूडेंट्स को नहीं याद उनके लिए हम रिवाइज करा देते हैं कि मेमोरी के अंदर जब भी कोई भी फंक्शन कॉल होता है उसका सारा का सारा जो डेटा होता है, डेटा मतलब उसके रिलेटेड वेरिएबल्स या कोई और चीज़ उसके साथ एसोसिएटेड, वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे एक स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर होती है। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर इज बेसिकली जैसे हम बुक्स का अगर एक के ऊपर एक लेयर बना दे तो उसे हम स्टैक ऑफ बुक्स कहेंगे। तो इस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर भी डेटा एक के ऊपर एक लेयर्स के अंदर अरेंज होता है एंड स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को बाद में हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो मेमोरी के अंदर इंटरनली ऐसा एक कॉल स्टैक होता है जो फंक्शंस का डेटा स्टोर कराता है। अब लेट्स सपोज सबसे पहले हमारी मेन फंक्शन ने क्या किया, मेन फंक्शन ने प्रिंट नंबर्स को कॉल लगाई फॉर n इज इक्वल टू 4। तो यहां पर हमारे कॉल स्टैक के अंदर सबसे पहले तो हमारा मेन फंक्शन आया होगा, फिर मेन फंक्शन ने क्या किया, हमारे प्रिंट नंबर्स को कॉल लगाई जहां पर उसने n की वैल्यू 4 पास की। तो हमारे कॉल स्टैक के अंदर दिस इज अ स्टैक फ्रेम जो एक आकर ऐड हो गया फॉर दिस फंक्शन जिसको अभी कॉल किया गया है। और इस फंक्शन के जितने भी वेरिएबल्स हैं, जैसे अगर इस फंक्शन को सिर्फ यहाँ पर देखें तो इसके अंदर एक ही वेरिएबल है विच इज द पैरामीटर जिसकी वैल्यू है n, और यहाँ पर n की वैल्यू शुरुआत में n इज इक्वल टू 4 के इक्वल आई है। अब ये फंक्शन क्या करेगा, अभी इस फंक्शन के अंदर n की वैल्यू 4 के इक्वल है, तो ये अब n इज इक्वल टू 4 के हिसाब से कैलकुलेट करेगा। n इज इक्वल टू 4 के लिए सबसे पहले तो ये चेक करेगा क्या n इज इक्वल टू 1 है, नहीं है, तो ये सारी की सारी कंडीशन स्किप हो जाएगी। उसके बाद ये क्या करेगा, सी आउट करेगा n वैल्यू को। n वैल्यू को जैसे ही सी आउट करेगा, लेट्स सपोज दिस इज माय आउटपुट विंडो, तो यहाँ पर हमारे पास 4 प्रिंट होकर आ जाएगा, दिस इज द आउटपुट। जैसे ही हमारे पास 4 प्रिंट हो गया, अब ये खुद ही को दोबारा से एक और कॉल लगाने वाला है फॉर n-1। तो इसने अगर खुद ही को एक और कॉल लगाई तो हमारे कॉल स्टैक के अंदर इंटरनली दोबारा प्रिंट नंबर्स को कॉल जाएगी, इस बार फॉर n इज इक्वल टू 3। अब n इज इक्वल टू 3 की जब कॉल गई है तो प्रिंट नंबर्स ने खुद ही को कॉल किया है फॉर n इज इक्वल टू 3। तो अब हम इस फंक्शन में दोबारा आ गए हैं, बट इस बार हमारी n की वैल्यू रिप्लेस हो गई है विद 3। तो फंक्शन के अंदर दोबारा आए, दोबारा से चेक करेंगे क्या n की वैल्यू 3 के इक्वल है, नहीं है, दिस इफ स्टेटमेंट इज गोइंग टू गेट स्किप्ड। उसके बाद हम सी आउट कर देंगे अपने n की वैल्यू को। करंटली अभी करंट फंक्शन के अंदर हमारी n की वैल्यू क्या है, 3 के इक्वल है, तो यहाँ पर वी आर गोइंग टू प्रिंट दिस 3 इन आर आउटपुट। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम दोबारा से प्रिंट नंबर्स को कॉल करेंगे फॉर n-1। अभी n की वैल्यू क्या है, 3 के इक्वल, n-1 क्या हो जाएगा, 2 के इक्वल। तो प्रिंट नंबर्स दोबारा से खुद ही को कॉल लगाएगा फॉर n इज इक्वल टू 2। जैसे ही खुद ही को कॉल लगाएगा हमारे पास एक और नया स्टैक फ्रेम आएगा जिसमें प्रिंट नंबर्स कॉल होगा फॉर n इज इक्वल टू 2 एंड इस बार हमारी जो नई कॉल जाएगी वो n इज इक्वल टू 2 की जाएगी। मतलब दोबारा से इस फंक्शन के हम टॉप पर पहुंच गए, बट इस बार हम n इज इक्वल टू 2 के लिए टॉप पर पहुंचे। दोबारा से दिस इफ स्टेटमेंट इज गोइंग टू गेट चेक्ड, यहाँ पर n इज नॉट इक्वल टू 1, तो इसे हम कंप्लीटली स्किप कर देंगे एंड अब हम प्रिंट करवाएंगे n की वैल्यू को। व्हाट इज n? n इज करंटली 2, तो हम क्या करेंगे, 2 की वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे इन द सेम लाइन एंड उसके बाद वी आर गोइंग टू कॉल प्रिंट नंबर्स फॉर n-1। अभी करंटली n की वैल्यू 2 है, तो n-1 क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल। तो प्रिंट नंबर्स को दोबारा कॉल जाएगी फॉर n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1 की कॉल जाएगी तो एक और स्टैक फ्रेम बनेगा कॉल स्टैक के अंदर, यहाँ पर इस बार n की वैल्यू 1 के इक्वल है। तो इस बार दोबारा से इस फंक्शन के अंदर जाएंगे, पर इस बार n की वैल्यू 1 के इक्वल है। अब यहाँ हम अपनी इफ कंडीशन को चेक करेंगे।
हमने चेक किया क्या n की वैल्यू 1 के इक्वल है, यस n की वैल्यू तो 1 के इक्वल है, तो यहाँ हम सी आउट कर देंगे 1 को विद अ नेक्स्ट लाइन। तो हमने क्या किया, सी आउट कर दिया 1 को विद अ नेक्स्ट लाइन, मतलब इस बार जो भी आउटपुट आएगा वो हमारा नेक्स्ट लाइन पर आने वाला है। एंड यहाँ से हम कर जाएंगे रिटर्न। जैसे ही हम रिटर्न करते हैं, रिटर्न करने का मतलब है अभी हम यहाँ पर थे, जैसे ही हम रिटर्न करके गए मतलब ऊपर के लेवल पर वापस गए, तो उसका मतलब होता है मेमोरी के अंदर कॉल स्टैक में हम पिछले लेवल पर आ रहे हैं एंड ऊपर का जो स्टैक फ्रेम था वो पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा। अब जब हम वापस आ रहे हैं, ये जो वापस आने वाला स्टेप होता है इसे रिकर्जन के अंदर बैक ट्रैकिंग कहा जाता है। बैक ट्रैकिंग मतलब रिकर्जन के अंदर हम ऊपर 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 जाते जा रहे थे, पर हमारा रिकर्जन अब खत्म हो चुका है और अब हम वापस पीछे की तरफ आ रहे हैं। एंड पीछे की तरफ आने का मतलब होता है कि अब हमारे n की वैल्यू पुरानी वैल्यू में रिस्टोर हो जाएगी। एंड दिस इज हाउ वी आर बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग मतलब वापस आना उसी रास्ते से जिस रास्ते से गए थे। तो यहाँ पर जब हम दोबारा बैक ट्रैक करेंगे तो इस बार हम n इज इक्वल टू 2 वाली स्पेस में आ गए, इस स्पेस में आ गए जहां पर n की वैल्यू 2 है। और इस स्पेस में हम कहां पर खड़े थे, हमने कॉल यहां पर लगाया था, यहां पर कॉल लगाया था जहां से अब हम वापस आ गए और अभी इस फंक्शन के अंदर वी आर एट द लास्ट लाइन एंड n इज इक्वल टू 2। अब लास्ट लाइन के बाद अगर रिटर्न नहीं लिखा हुआ या रिटर्न लिखा हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई और स्टेटमेंट नहीं है यहाँ पर, ये लास्ट में अगर कोई और स्टेटमेंट नहीं है तो वी आर गोइंग टू ऑल्सो रिटर्न फ्रॉम दिस फंक्शन। तो ये फंक्शन भी क्या करेगा, ये फंक्शन भी यहाँ से रिटर्न करके मतलब बैक ट्रैक करके दूसरे वाले लेवल पे चला जाएगा। और मेमोरी के अंदर क्या होगा, मेमोरी के अंदर ये स्टैक फ्रेम भी डिलीट हो जाएगा। अब ये स्टैक फ्रेम डिलीट हो गया मतलब हम एक और लेवल पीछे रह गए। इस बार हम जहां पर खड़े हैं वहां पर n की वैल्यू 3 के इक्वल है, तो दोबारा से हम n इज इक्वल टू 3 वाली फंक्शन कॉल के अंदर आ गए। ये सारे काम तो हम ऑलरेडी कर ही चुके थे n इज इक्वल टू 3 में। यहाँ पर हम खड़े थे जहां हमने 2 की कॉल लगाई थी, अब लास्ट में कुछ और एज सच स्टेटमेंट है नहीं, तो यहाँ से भी हम रिटर्न करके जाएंगे। रिटर्न करके जाएंगे मतलब बैक ट्रैक करके जाएंगे। बैक ट्रैक करने का मतलब है कि यहाँ पर दिस स्टैक फ्रेम इज गोइंग टू गेट डिलीटेड एंड इस बार हम n इज इक्वल टू 4 की कॉल में आ गए। तो यहाँ पर इस बार हम n इज इक्वल टू 4 की कॉल में आ गए। n इज इक्वल टू 4 के लिए सारे काम हम कर चुके हैं, हम बिल्कुल लास्ट में खड़े हैं n इज इक्वल टू 4 के लिए, तो यहाँ से भी हम रिटर्न होकर चले जाएंगे। यहाँ से भी रिटर्न हो गए तो ये स्टैक फ्रेम यहाँ से डिलीट हो जाएगा एंड दोबारा से हम वापस आ जाएंगे मेन फंक्शन के अंदर। मतलब हम यहाँ से बैक ट्रैक करके दोबारा मेन फंक्शन के अंदर आ गए। अब मेन फंक्शन के अंदर हमने यहाँ पर कॉल लगाई थी 100 के लिए या फॉर एग्जाम्पल 4 के लिए। उसके बाद मेन फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न कर देगा 0 वैल्यू। मेन फंक्शन जैसे ही 0 रिटर्न करता है वो भी हमारे कॉल स्टैक से बाहर चला जाता है। मतलब एक ऐसा पॉइंट भी आता है जब हम मेन फंक्शन से भी रिटर्न कर जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा रिकर्जन पूरा का पूरा फ्लो करता है एंड एट द एंड ऑफ रिकर्जन हमारे पास n से लेकर 1 तक यानी 4 से लेकर 1 तक सारे के सारे नंबर्स हमारी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाते हैं। तो इंटरनली मेमोरी के अंदर जो रिकर्जन वर्क करता है वो इन द फॉर्म ऑफ अ कॉल स्टैक वर्क करता है, जहां पर हर एक फंक्शन कॉल के लिए डिफरेंट स्टैक फ्रेम्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। एंड इन्हीं कॉल्स को दिखाने के लिए ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है, ये जो हमने पूरा का पूरा डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम को हम अपना रिकर्जन ट्री कहते हैं। तो दिस इज कॉल्ड अ रिकर्जन ट्री। अभी वैसे ये ट्री जैसा नहीं दिख रहा होगा, ये ट्री जैसा हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर दिखना स्टार्ट होगा। अभी हमें लग रहा होगा हमने तो बस सिंपल सिंपल स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर दिए और डायग्राम दिखा दिए हैं, बट अ लॉट ऑफ टाइम्स रिकर्जन इज सो कॉम्प्लेक्स कि कई बार हमारे पास इस डायग्राम के अंदर इतनी सारी ब्रांचेस आ जाती हैं दैट इट फॉर्म्स अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर। ट्रीज को भी हम बाद में जाके डिटेल में पढ़ेंगे, पर यहाँ से हमें 2 चीजें सीखनी है। सबसे पहला कॉल स्टैक होता क्या है और किस तरीके से रिकर्सिव कॉल्स हमारे कॉल स्टैक के अंदर डिस्प्ले होती हैं, किस तरीके से इंटरनली वो वर्क करती है। दूसरा, हम किन्हीं भी लेवल ऑफ कॉल्स के लिए अपने रिकर्जन ट्री को किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप यहाँ पर हमें समझ में आया होगा विद दिस सिंपल एग्जांपल कि हमारा रिकर्जन एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है। अब ये तो हो गया रिकर्जन इज प्रोग्रामिंग। रिकर्जन का अपना एक मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी है विच इज ऑल्सो प्रीटी इंटरेस्टिंग, जिसको बाद में जाकर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए भी सीखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने मैथ के अंदर देखा होगा कि हम इस तरीके से लिखते थे f ऑफ x। तो बेसिकली मैथ के अंदर ये f ऑफ x क्या होता था, ये एक फंक्शन होता था जिसके अंदर x हमारा कोई इनपुट होता था। तो अगर हमने लिख दिया f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब, तो हम इसे 2 के लिए कॉल कर सकते हैं, तो ये 2 क्यूब यानी 8 हमें एज आंसर रिटर्न कर देगा। अब मैथमेटिकली अगर इसी f ऑफ x को हम चेंज करके कह दें f ऑफ x, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि f ऑफ x की जो भी वैल्यू है उसके ऊपर हम उसी फंक्शन को अप्लाई कर दें। तो इंटरनली दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू f ऑफ x क्यूब, और f ऑफ x क्यूब का क्या मतलब है, x के लिए हमारा फंक्शन अगर x क्यूब देता है तो x क्यूब के लिए हमारा फंक्शन x क्यूब का क्यूब देगा विच इज इक्वल टू x टू द पावर 9।
तो अगर इस बार इफ वी पुट x as 2 तो हमारे पास आउटपुट के अंदर वैल्यू आएगी 512 के इक्वल. सो दिस इज अ प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ व्हाट रिकर्जन लुक्स लाइक इन मैथमेटिकल टर्म्स. इसमें क्या हो रहा है, एक फंक्शन खुद ही को रिपीटेडली कॉल कर रहा है. तो रिकर्जन को चाहें तो हम मैथमेटिकल टर्म्स के अंदर भी सीख सकते हैं, ऑल्दो दिस इज नॉट रियली रिक्वायर्ड फॉर प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू. लेकिन अगर मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम रिकर्जन को समझ पाते हैं तो उसकी हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग आती है. अब जब भी हम रिकर्जन की बात करते हैं, देयर इज वन स्पेसिफिक थिंग दैट वी टॉक अबाउट which is called a recurrence relation. Recurrence relation बेसिकली हमारे रिकर्जन को दिखाने का एक मैथमेटिकल तरीका होता है जिसको हम यूज़ करते हैं बाद में जाकर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करने के लिए. तो कई सारे रिकर्जन फंक्शंस ऐसे होते हैं, रिकर्जन प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जिनके लिए उनका रेकरेंस रिलेशन निकालना बहुत ईजी होता है. फॉर एग्जाम्पल, जिस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया, बेसिकली इस सवाल के अंदर अगर हम कोड को ध्यान से देखें तो इस कोड के अंदर हम क्या कर रहे थे, कोड के अंदर हमारा जो मेजर काम है वो ये काम है. दिस इज जस्ट द बेस केस. अगर अपने मेजर काम की तरफ देखें तो अगर हमारे पास कोई भी कॉल आती है n के लिए, मतलब कोई भी फंक्शन है जिसके अंदर n की कॉल गई, तो वो क्या कर रहा है, वो n को प्रिंट करवाने का काम कर रहा है एंड देन इट इज मेकिंग द कॉल टू द सेम फंक्शन फॉर n-1. तो बेसिकली वो n को प्रिंट करवाने का काम कर रहा है. वी आर ट्राइंग टू प्रिंट n एंड हमारी सेम फंक्शन कॉल जा रही है हमारी n-1 के लिए. अब इसी सेम इक्वेशन को हम यूज़ करते हैं अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने के लिए. कैसे, अगर हमें कभी भी निकालना है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अगर हमने मेन फंक्शन से लेट्स सपोज n इज इक्वल टू 4 के लिए अगर कोई भी कॉल लगाई तो क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी. तो किसी भी n के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर एनी n इज इक्वल टू द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस ऑपरेशन. ये जो हमारा ऑपरेशन है इफ स्टेटमेंट वाली बेस केस, ये तो कांस्टेंट ऑपरेशन है. ये सी आउट करने वाला ऑपरेशन भी क्या है, कांस्टेंट है. सो दिस इज बेसिकली बिग O 1 प्लस हमारी जो भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है n-1 वाले फंक्शन की. तो इस रेकरेंस रिलेशन को, इस रिलेशन को सॉल्व करके हम बेसिकली अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की वैल्यू को भी निकाल सकते हैं, जिसको हम आगे निकालना सीखेंगे. दिस इज वाई रेकरेंस रिलेशन और द मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिकर्जन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट रिकर्जन इन डिटेल. तो आई होप कि यहाँ तक हमें रिकर्जन एंड उसके इनर वर्किंग्स के बारे में डिटेल में समझ में आया होगा. एंड इसके बाद अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स को देखने वाले हैं कि कैसे रिकर्जन को हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अप्लाई करते हैं. इनमें से सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल होता है टू कैलकुलेट n फैक्टोरियल. दिस इज अ प्रॉब्लम जिसको हम ऑलरेडी लूप्स के थ्रू कर चुके होंगे. आई होप इसकी हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी. जब भी हम लिखते हैं मैथ के अंदर कि हमें n फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू कैलकुलेट 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल इज 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. क्या हम कह सकते हैं दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल. उसी सिमिलर तरीके से कैन आई से 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल. तो इस तरीके से हमारी जो साइकिल है वो चलती जाती है और हमें एक कॉमन पैटर्न दिखाई देता है कि अगर हमें किसी भी नंबर n का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए n को, यानी 4 फैक्टोरियल के लिए हम 4 को बेसिकली 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो n फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए हम n को मल्टीप्लाई कर सकते हैं n-1 फैक्टोरियल के साथ, तो हमारे पास हमारी वैल्यू आ जाएगी. एंड इसी सेम लॉजिक के ऊपर हम अपना रिकर्जन का कोड लिखेंगे. बेसिकली इफ वी टेक एग्जाम्पल ऑफ n इज इक्वल टू 4, हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम है अपने 4 फैक्टोरियल को कैलकुलेट करना, पर हमने बोला कि हम 4 फैक्टोरियल को कैलकुलेट नहीं करेंगे. मतलब अगर हम एक फंक्शन लिखते हैं फॉर n इज इक्वल टू 4, तो बेसिकली इसके अंदर हम 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे f ऑफ n इज इक्वल टू 3 के साथ, और f ऑफ n इज इक्वल टू 3 हमें क्या देगा, अगर ये फंक्शन हमें 4 फैक्टोरियल देता है तो डेफिनेटली ये फंक्शन हमें 3 फैक्टोरियल देगा. तो नेक्स्ट जो हमारी कॉल जाएगी वो इस फंक्शन की जाएगी जिसमें दोबारा से हम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे n इज इक्वल टू 2 के साथ. तो ये फंक्शन हमें क्या देगा, ये फंक्शन हमें 2 फैक्टोरियल कैलकुलेट करके देगा. कैसे कैलकुलेट कर देगा, ये आगे अपने लेवल पे कॉल लगाएगा 2 के लिए और 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे n इज इक्वल टू 1 के साथ. अब n इज इक्वल टू 1 क्या करेगा, ये हमें 1 फैक्टोरियल कैलकुलेट करके देगा. जब ये हमें 1 फैक्टोरियल कैलकुलेट करके देगा तो नेक्स्ट लेवल पे हम कॉल लगाएंगे 1 को मल्टीप्लाई करके fn इज इक्वल टू 0 के साथ. अब कभी तो इस रिकर्जन को रुकना पड़ेगा. रिकर्जन कहाँ पर रुकता है, रिकर्जन रुकता है बेस केस पर. तो बेस केस इज बेसिकली वो वाला केस जहां पर आंसर हमें ऑलरेडी पता होता है. हमें ये नहीं पता 4 फैक्टोरियल क्या है, हमें ये भी नहीं पता 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 फैक्टोरियल क्या होता है. लेकिन जो सबसे छोटी प्रॉब्लम होती है, अगर कभी भी n फैक्टोरियल निकालना हो तो सबसे छोटी प्रॉब्लम क्या होगी, सबसे छोटी पॉसिबल वैल्यू का फैक्टोरियल निकालना. नेगेटिव नंबर्स के लिए फैक्टोरियल तो होता ही नहीं, तो सबसे छोटी वैल्यू n की 0 हो सकती है और 0 फैक्टोरियल का आंसर सबको पता होता है. दैट 0 फैक्टोरियल इज ऑलवेज इक्वल टू 1.
तो हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 0 को अपना बेस केस बना देंगे। तो कभी भी अगर फाइंड आउट करना हो बेस केस क्या होगा, बेस केस हमारे n की या हमारे पैरामीटर की सबसे छोटी वैल्यू होती है जिसका आंसर हमें ऑलरेडी पता होता है। तो यहां पर वो बेस केस हिट करेगा n इज इक्वल टू 0 के लिए, जहां पे हमें ऑलरेडी पता है हमें 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। सो दिस इज व्हाट द फ्लो ऑफ रिकर्जन इज गोइंग टू लुक लाइक फॉर n फैक्टोरियल। तो यहाँ रिकर्जन अप्लाई कैसे हो रहा है, हर लेवल पे अगर मुझे 4 फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो इस लेवल पे मैं 4 फैक्टोरियल कैलकुलेट नहीं करूंगी, मुझे तो अभी बस ये पता है कि मेरे n की वैल्यू क्या है और मुझे ये पता है कि फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का जनरल लॉजिक क्या होता है। हमें काम करना है सिर्फ इस n को मल्टीप्लाई करना, बाकी हमने फेथ कर लिया, हमने विश्वास कर लिया कि अगर हम n फैक्टोरियल निकाल सकते हैं तो हमारा छोटे वाले फंक्शन को कॉल लगाएंगे तो वो n-1 फैक्टोरियल तो निकाल ही सकता है, और जैसे ये n-1 फैक्टोरियल हमें सही कैलकुलेट करके दे देगा तो हम n फैक्टोरियल बहुत अच्छे से कैलकुलेट कर लेंगे। सो दिस इज द एंटायर लॉजिक ऑन विच रिकर्जन इज गोइंग टू वर्क ऑन। तो यहाँ पर इफ वी ट्राई टू राइट द सूडो कोड फॉर आवर अप्रोच, तो उसमें बेसिकली हम एक फंक्शन बना सकते हैं, लेट अस कॉल इट फैक्टोरियल। फैक्टोरियल के अंदर हमारे पास कोई भी अपनी n वैल्यू आएगी। अब फैक्टोरियल फंक्शन क्या करता है, पहले तो वो कैलकुलेट करेगा n-1 को, यानी कॉल लगाएगा कि हमारे पास n-1 किसी तरीके से कैलकुलेट होकर आए, तो फैक्टोरियल फंक्शन फैक्टोरियल ऑफ n-1 को ही कॉल लगाएगा, एंड जैसे ही हमारे पास n-1 फैक्टोरियल आ गया हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे n के साथ। तो अभी जो करंट n चल रहा है उसके साथ उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड यहाँ से हम चाहें तो डायरेक्टली इसी वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं। तो वी आर गोइंग टू रिटर्न दिस फाइनल वैल्यू। तो इस तरीके से हम n फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे। अब हमें एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करनी है तो रिटर्न टाइप इंटीजर रख सकते हैं। बेस केस कहाँ पे लिखा जाता है, बेस केस जनरली हमारे फंक्शन के टॉप पे लिखा जाता है। रिकर्जन में टॉप पे ही बेस केस इसलिए लिखते हैं ताकि कुछ और काम करने से पहले हम ये चेक कर लें कि यहीं पर रिकर्जन को रोकना है ना। तो अगर हमारे n की वैल्यू कभी भी 0 पहुंच जाती है तो उस केस में हमें ऑलरेडी पता है आंसर, तो हम डायरेक्टली 1 को रिटर्न कर देंगे एज आर 0 फैक्टोरियल। सो दिस इज द लॉजिक फॉर फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्जन। तो एक बार इस कोड को लिखकर देखते हैं। कोड के अंदर वी आर गोइंग टू राइट अ फंक्शन कॉल्ड इंटीजर फैक्टोरियल, जिसके अंदर हमारे पास इंटीजर n वैल्यू आएगी। अगर हमारे n की वैल्यू कभी भी 0 हो जाती है उस केस में वी ऑलरेडी नो द आंसर इज इक्वल टू 1, सो दिस इज द बेस केस। एंड नहीं होती तो फाइनली हम रिटर्न कर देते हैं n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा रिकर्सिव कोड हो गया, एंड ये कोड काफ़ी सिंपल है, देखने में इसके अंदर ज़्यादा लाइंस ऑफ कोड नहीं है, पर इंटरनली पूरा कॉल स्टैक वर्क कर रहा है, सारी की सारी चीज़ें लॉजिकली वर्क कर रही है, एंड दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट। अब यहाँ पर हम कॉल लगा सकते हैं लेट अस सी आउट फैक्टोरियल फॉर 4, तो हमारे लिए आंसर प्रिंट होकर आ जाएगा 24 के इक्वल। तो दिस इज 24। सिमिलरली हम n इज इक्वल टू 5 के लिए करेंगे तो इस बार वील गेट 120, एंड इस तरीके से हमारा फैक्टोरियल फंक्शन वर्क करेगा। नाउ लेट्स लर्न हाउ डू वी कैलकुलेट द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर रिकर्जन। तो रिकर्जन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने के लिए वी हैव टेकन अ सिंपल एग्जांपल ऑफ फैक्टोरियल कैलकुलेशन यूजिंग रिकर्जन। अब दिस फैक्टोरियल कोड इज अ फेयरली इजी एग्जांपल ऑफ व्हाट रिकर्जन लुक्स लाइक। हमारे पास एक फैक्टोरियल नाम का फंक्शन है जिसके अंदर इंटीजर n आ रहा है। अगर n की वैल्यू 0 है उस केस में हम रिटर्न करेंगे 1, नहीं तो हम रिटर्न करने वाले हैं n मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ n-1। इस तरीके से हमारा रिकर्जन वर्क करेगा। अब रिकर्जन कोड्स के अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है टू कैलकुलेट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यूजिंग रेकरेंस रिलेशन, यानी हम रेकरेंस रिलेशन की जो इक्वेशन आती है उसे लिखते हैं और उसको मैथमेटिकली सॉल्व करके अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करते हैं। एंड सेकंड तरीका होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करने का, दैट वी फाइंड आउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एज टोटल नंबर ऑफ रिकर्जन कॉल्स मल्टीप्लाइड बाय वर्क डन इन ईच कॉल, यानी जितनी भी रिकर्जन के अंदर कॉल्स लगने वाली हैं वो टोटल कॉल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे हर एक कॉल में जितना काम हो रहा है उसके साथ। इन दोनों ही तरीके से वी गेट द सेम वैल्यू ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब जनरली रेकरेंस रिलेशन वाला जो तरीका वो थोड़ा सा ज़्यादा मैथमेटिकल होता है। इनफैक्ट कई बार हर एक रिकर्जन कोड के लिए उसका रेकरेंस रिलेशन निकालना उतना पॉसिबल नहीं होता। तो जनरली प्रैक्टिकल केसेस में ये जो हमारा सेकेंड तरीका होता है इसे हम प्रेफर करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए लेट्स टॉक अबाउट दिस फैक्टोरियल फंक्शन। इसके अंदर अगर हम फर्स्ट तरीके से अपना आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करें, यानी रेकरेंस रिलेशन से आंसर निकालें, तो इस पूरे कोड का रेकरेंस रिलेशन क्या होगा? रेकरेंस रिलेशन यहाँ पर हो सकता है एफ एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्लस एफ ऑफ n-1।
कहने का मतलब है कि अगर ये जो फंक्शन है इसे n के लिए कॉल किया जाएगा तो फंक्शन क्या कर रहा है, ये कांस्टेंट काम करा रहा है, ये कांस्टेंट काम करा रहा है मल्टीप्लाई करने का, प्लस उसी सेम फंक्शन को कॉल कर रहा है फॉर अ वैल्यू n-1। तो एफ n के लिए इस फंक्शन ने जो काम किया वो काम होगा f ऑफ n-1, यानी इस छोटे फंक्शन ने जो काम किया प्लस सम के कांस्टेंट काम जो फंक्शन के बाकी पार्ट्स के अंदर हो रहा है। तो ये हमारे पास रेकरेंस रिलेशन आता है। अब इससे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की वैल्यू कैसे निकालते हैं? बेसिकली रिकर्जन के अंदर कॉल तो हम फैक्टोरियल को किसी n के लिए ही लगाएंगे, तो fn में जितना काम हुआ वो इज अ मेजर ऑफ आवर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए व्हाट वी डू, हम इस तरीके से f ऑफ n-1 हमें निकालना है तो उसी को फाइंड आउट करते हैं। दिस इज गोइंग टू बी k प्लस f ऑफ n-2। फिर हमें f ऑफ n-2 निकालना है तो ये हो जाएगा k प्लस f ऑफ n-3 एंड इस तरीके से हमारी वैल्यूज चलती रहेंगी। लास्ट में क्या वैल्यू आने वाली है? लास्ट में आएगा हमारे पास कि f ऑफ 1 इज 1 प्लस f ऑफ 0 एंड f ऑफ 0 के लिए मतलब जब n की वैल्यू 0 होगी तो हमें सिंपली रिटर्न कर देना है 1। तो जब n की वैल्यू 0 होगी ये कितना काम होगा? ये कांस्टेंट काम k2 इसको हम कह सकते हैं। तो लेट्स सपोज दिस इज सम अदर कांस्टेंट, इसको हम रिप्लेस कर देंगे k2 के साथ। अब लेफ्ट साइड वाली एंड राइट साइड वाली अगर हम सारी टर्म्स को ऐड करें तो कई सारी टर्म्स एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगी। जैसे fn-1 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, -2 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, f3 यहाँ पर कुछ होगा उससे कैंसिल आउट हो जाएगा, सिमिलरली ये वैल्यू भी कैंसिल आउट हो जाएगी। तो फाइनली लेफ्ट साइड में कौन सी टर्म सर्वाइव करेगी? लेफ्ट साइड में सिर्फ fn सर्वाइव करेगा। तो हम कह सकते हैं fn इज इक्वल टू राइट में क्या सर्वाइव करेगा? राइट में बहुत सारी k वैल्यूज सर्वाइव करेंगी। इनफैक्ट यहाँ पर भी दिस इज गोइंग टू बी k। राइट में बहुत सारी k कांस्टेंट वैल्यूज सर्वाइव करेंगी, तो इनके लिए कॉमन ले लेते हैं k। पर ये कितनी k कांस्टेंट वैल्यूज हैं? हम n से लेके n-1 n-2 इस तरीके से 1 तक आए हैं। तो चाहे हम 1 से n तक जाएं, चाहे हम n से 1 तक आएं, हमें कितनी इक्वेशंस लगी? हमें n इक्वेशंस लगी। तो k कितनी बार आया? k n टाइम्स आया। प्लस इन टर्म्स में से कौन सर्वाइव करेगा? इन टर्म्स में से बस ये लास्ट वाला k2 सर्वाइव करेगा, तो हम ऐड कर सकते हैं k2। तो ये बेसिकली हमारी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में क्योंकि राइट साइड के हम कॉन्स्टेंट्स इग्नोर करते हैं तो k इग्नोर होगा, k2 इग्नोर होगा एंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज गोइंग टू बी बिग ऑफ n। तो इस तरीके से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो इस पर्टिकुलर कोड की आएगी वो भी एक लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ n। तो इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को तो हमने अपने रेकरेंस रिलेशन से फाइंड आउट कर लिया। अब कई सारे ऐसे सवाल होते हैं जिनके लिए रेकरेंस रिलेशन थोड़ा सा इंट्यूटिव होता है, जैसे मर्ज सॉर्ट हो गया, जैसे फिबोनाची हो गया, पर कई सारे रिकर्जन के कोड्स होते हैं जिनके लिए रेकरेंस रिलेशन उतना इंट्यूटिव नहीं होता। तो उन केसेस के लिए हम अपना सेकेंड तरीका प्रेफर करते हैं which is finding out the total number of recursion calls, और इनको हम फाइंड आउट करते हैं by drawing our recursion tree। अब अपने रिकर्जन ट्री को हम किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर कोड? लेट्स सपोज हमारा n की वैल्यू है 4 के इक्वल। n इज इक्वल टू 4 के लिए फैक्टोरियल का ट्री कैसा दिखेगा? n इज इक्वल टू 4 के लिए सबसे पहले हम f ऑफ 4 की कॉल लगाएंगे, f ऑफ 4 फिर f ऑफ 3 की कॉल लगाएगा, f ऑफ 3 f ऑफ 2 की कॉल लगाएगा, f ऑफ 2 f ऑफ 1 की कॉल लगाएगा, f ऑफ 1 f ऑफ 0 की कॉल लगाएगा। तो क्या हम कह सकते हैं हर लेवल अपने छोटे वाले लेवल की कॉल लगा रहा है। तो अगर n इज इक्वल टू 4 है तो उसके लिए 1 2 3 4 5 कॉल्स लग रही हैं इस कोड के अंदर। ऐसे ही n की वैल्यू 5 होगी तो उसके लिए 6 कॉल्स लगेंगी, 6 होगी तो उसके लिए 7 कॉल्स लगेगी। तो क्या हम कह सकते हैं कि किसी भी n के लिए हम टोटल n+1 कॉल्स लगा रहे हैं, या इनफैक्ट इसको n+1 भी नहीं, हम ये 1 शुरू से ही चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं। अगर मेरे n की वैल्यू कुछ भी है तो उसके लिए इन जनरल हम अप्रॉक्सीमेटली n कॉल्स लगा रहे हैं। तो ये रिकर्सिव कॉल्स कितनी है? ये n कॉल्स है। ये कॉल अपना आंसर कैलकुलेट करेगी, ऊपर वाले लेवल को 1 रिटर्न करेगी। तो यहाँ से क्या जाएगा? यहाँ से 1 रिटर्न होकर जाएगा। यहाँ पे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके ऊपर वाले लेवल को 1 रिटर्न करेंगे। यहाँ पे 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके ऊपर वाले लेवल को 2 रिटर्न करेंगे। यहाँ पे से 3 से मल्टीप्लाई करके इसे 6 रिटर्न करेंगे। यहाँ पे इसे 4 से मल्टीप्लाई करके ऊपर वाले लेवल को हम रिटर्न करने वाले हैं 24। फाइनली 4 फैक्टोरियल क्या होता है? 4 फैक्टोरियल 24 के इक्वल होता है। इस तरीके से हमारा रिकर्जन वर्क करेगा। तो टोटल अगर अप्रॉक्सीमेटली n कॉल्स लग रही हैं तो टोटल कॉल्स हमारे पास आ गई n के इक्वल, मल्टीप्लाइड बाय हर कॉल में कितना काम हो रहा है? वर्क इन ईच कॉल। एक कॉल की अगर बात करें तो उसका मतलब है एक फंक्शन कॉल। इस फंक्शन के अंदर एक इफ स्टेटमेंट है, ये कांस्टेंट काम है, ये रिटर्न कर रहे हैं, n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये कॉल लगा रहे हैं, ये भी कांस्टेंट काम है। तो ओवरऑल एक फंक्शन कॉल के अंदर कांस्टेंट काम हो रहा है। तो कांस्टेंट को हम k ले सकते हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ n इंटू k, या इसको हम कह सकते हैं बिग ऑफ n के इक्वल। तो यहाँ पर भी सेम आंसर आए, तो चाहे आंसर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम रेकरेंस रिलेशन से निकालें, चाहे डायरेक्ट इस फॉर्मूले के थ्रू निकालने की कोशिश करें, द आंसर इज ऑलवेज गोइंग टू बी सेम। सो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस रिकर्सिव कोड इज गोइंग टू बी लीनियर।
अब जैसे हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वैसे ही हम रिकर्जन के लिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट कर सकते हैं. रिकर्जन की एंड नॉर्मल कोड्स की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में एक छोटा सा और बहुत इंटरेस्टिंग डिफरेंस होता है. एंड द डिफरेंस इज कि जब भी हम रिकर्जन करते हैं हमारे पास एक कॉल स्टैक होता है. अब फैक्टोरियल को जब हम फॉर लूप लगाकर कैलकुलेट करते हैं तो उसमें तो हम ये काउंट करते हैं कि हमारे कोड के अंदर या फैक्टोरियल का जो भी हमने प्रोग्राम लिखा फॉर लूप वाला उसके अंदर हमने कितने एक्स्ट्रा वेरिएबल्स बनाए, क्या हमने कोई एक्स्ट्रा एरे बनाया, कोई एक्स्ट्रा हमने क्यू बनाई, हमने क्या कोई एक्स्ट्रा स्टैक बनाया, उन सब चीज़ों को हम कैलकुलेट करते हैं. पर रिकर्जन के अंदर अगर इस कोड के अंदर हम कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं बना रहे तब भी एक एक्स्ट्रा स्टैक है जो मेमोरी के अंदर यूज होता है और उसे भी हमें अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर काउंट करना होता है. जो हमारा रिकर्जन का कॉल स्टैक होता है जिसके अंदर सारी कॉल्स का डेटा स्टोर होता है उसे हम अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर काउंट करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने फैक्टोरियल का कोड लिखा, हमें पता है n इज इक्वल टू 4 के लिए पहले f ऑफ 4 की कॉल जाएगी. तो f ऑफ 4 की कॉल हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, n इज इक्वल टू 4 की कॉल जाएगी, फिर n इज इक्वल टू 4 n इज इक्वल टू 3 की कॉल लगाएगा, फिर n इज इक्वल टू 3 f2 की कॉल लगाएगा. तो यहाँ पर एक और कॉल स्टैक के अंदर मेमोरी ऑक्यूपाई होगी. फिर f1 की कॉल जाएगी तो एक और कॉल स्टैक के अंदर मेमोरी ऑक्यूपाई होगी. फिर f0 की कॉल जाएगी तो एक और कॉल स्टैक के अंदर मेमोरी ऑक्यूपाई होगी. इवन दो यहाँ पर हमने कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं बनाया लेकिन इंटरनली जब रिकर्जन हो रहा होता है तो कॉल स्टैक के अंदर ये स्टैक फ्रेम्स मेमोरी ऑक्यूपाई करते हैं जो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं. अब ये जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है ये क्या निकल कर आती है, रिकर्जन के अंदर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हम ये ऑक्सिलरी स्पेस तो कैलकुलेट करते ही हैं जो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स यहाँ यूज करेंगे, प्लस उसके अंदर हम इस कॉल स्टैक की भी मेमोरी को ऐड करते हैं. एंड दिस बेसिकली बिकम्स डेप्थ ऑफ रिकर्जन ट्री मल्टीप्लाइड बाय मेमोरी ऑक्यूपाइड इन ईच कॉल. या इनफैक्ट इसी चीज को चेंज करके हम लिख सकते हैं कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल टू हाइट ऑफ कॉल स्टैक मल्टीप्लाइड बाय मेमोरी इन ईच कॉल. तो चाहे हम रिकर्जन ट्री की डेप्थ की बात करें, मतलब F4 से लेके 3, 2, 1, 0, ये रिकर्जन ट्री की डेप्थ कितनी हो जाएगी, ये भी n के इक्वल हो जाएगी. या चाहे हम हाइट ऑफ कॉल स्टैक की बात करें वर्स्ट केस सिनेरियो में, वर्स्ट केस सिनेरियो में कॉल स्टैक की मैक्सिमम कितनी हाइट जाएगी, मैक्सिमम हाइट ये भी अप्रॉक्सीमेटली n के इक्वल जाएगी. n+1 जा रही है, n+2 जा रही है, n-1 जा रही है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, अप्रॉक्सीमेटली n जा रही है. तो चाहे हम कॉल स्टैक की हाइट देख लें, चाहे हमारा जो रिकर्जन ट्री बना था इस तरीके का हम उसकी डेप्थ देख लें, दोनों की वैल्यू सेम ही आने वाली है क्योंकि रिकर्जन तो वैसे ही वर्क कर रहा है. ये विजुअलाइज करने का तरीका होता है रिकर्जन के अंदर, ये एक्चुअली मेमोरी के अंदर हो रहा होता है उसको विजुअलाइज करने का तरीका होता है. तो दोनों ही केसेस में टोटल हाइट जा रही है n के इक्वल और हर कॉल में कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहे हैं, हर कॉल में हमने कोई एज सच वेरिएबल डिफाइन नहीं किया है और वेरिएबल डिफाइन भी किया होता तो वो कांस्टेंट मेमोरी ही होती. तो यहाँ पर दिस इज ऑल्सो कांस्टेंट, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी becomes equal to big of n. तो यहाँ पर इवन दो हमें दिखेगा कि रिकर्जन के अंदर हमने कोई वेरिएबल डिफाइन नहीं किया फिर भी बिग ऑफ n की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा कोड लेता है बिकॉज ऑफ दिस कॉल स्टैक. तो रिकर्जन के लिए 3 चीजें हम याद रख सकते हैं. सबसे पहला तो रिकर्जन के अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ये 2 तरीके होते हैं जिनमें से सेकंड तरीका जनरली ईजियर और मोस्ट प्रेफर्ड होता है. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए हम दोनों में से किसी भी एक फॉर्मूला को यूज करके अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं. और आपको रिकर्जन ट्री अगर बनाना आता है, हम रिकर्जन को अगर अच्छे से समझ रहे हैं तो स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है. नेक्स्ट सवाल जिसे हम सॉल्व करने वाले हैं, दिस इज टू कैलकुलेट द सम ऑफ n नंबर्स यूजिंग रिकर्जन. फॉर एग्जाम्पल हमें एक फंक्शन लिखना है जिसमें n की वैल्यू अगर हमें कुछ भी दी जाएगी तो हमें n से लेकर 1 तक सारे के सारे नंबर्स का सम कैलकुलेट करके रिटर्न करना है. तो एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे n की वैल्यू 4 है तो 4 तक जो नंबर्स का सम होगा दैट विल बी इक्वल टू 4 + 3 + 2 + 1. तो इस सम को कैलकुलेट करने के लिए हमें ऑलरेडी पता है कि n इज इक्वल टू 4 के लिए अगर सम कैलकुलेट करना है तो सम में अपने n को तो ऐड कर दो, मतलब 4 को तो ऐड कर दो, पर बाकी के लिए हमें सारा काम एक लेवल पे करने की जरूरत नहीं है. बचे हुए काम के लिए हम क्या करेंगे, हम एक रिकर्सिव कॉल लगाएंगे फॉर n इज इक्वल टू 3. यानी नेक्स्ट टाइम हमारी कॉल जाएगी 3 से लेकर 1 तक सारे के सारे नंबर्स का सम कैलकुलेट करने के लिए. जैसे ही s इज इक्वल टू 3 की कॉल जाएगी तो उसमें हमें क्या करना है, 3 + 2 + 1 कैलकुलेट करना है, पर उसमें से हम 3 को ऐड कर देंगे और बाकी सारे नंबर्स को कैलकुलेट करने के लिए हम दोबारा s इज इक्वल टू 2 की कॉल लगाएंगे. तो बेसिकली लॉजिकली व्हाट डू वी वांट टू डू, हमें पता है अगर हमें किसी भी नंबर n के लिए सारे के सारे नंबर्स का सम कैलकुलेट करना है तो हम सबसे पहले तो n-1 नंबर्स का सम कैलकुलेट कर लेंगे.
फॉर एग्जाम्पल f इज इक्वल टू 4 के लिए सम कैलकुलेट करना है तो f इज इक्वल टू 3 तक, मतलब 3 से लेकर 1 तक सारे नंबर्स का सम कैलकुलेट कर लो। बस उस सम के अंदर अगर हम 4 को ऐड कर देंगे तो 4 से 1 तक सारे के सारे नंबर्स का सम हो जाएगा। तो इस सम के अंदर वी आर गोइंग टू ऐड दिस n वैल्यू, जिससे हमारे पास सारे के सारे नंबर्स का सम कैलकुलेट होकर आ जाए। तो ये हमारा रेकरेंस रिलेशन है जो कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब इस रेकरेंस रिलेशन के थ्रू हम अपने कोड को अगर लिखने की कोशिश करें तो बेसिकली हमें एक फंक्शन लिखना है सम, एंड इसका रिटर्न टाइप हम इंटीजर रख सकते हैं, जिसमें अगर हमारे पास कोई भी इंटीजर n की वैल्यू आती है तो सबसे पहले ये सम फंक्शन क्या करेगा, खुद ही को कॉल लगाएगा n-1 तक सारी की सारी वैल्यूज का सम कैलकुलेट करने के लिए, एंड इस सम के अंदर हम n को ऐड करके इस फंक्शन से रिटर्न करने वाले हैं। सो दिस इज द लॉजिक जिस पर हमारी रिकर्जन वर्क करने वाली है। अब इसका बेस केस क्या होगा, बेसिकली हमें पता है कि अगर हम f ऑफ 4 की कॉल लगाएंगे तो f ऑफ 4 के अंदर हम 4 से लेकर 1 तक नंबर्स का सम कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं f ऑफ 4 f ऑफ 3 की कॉल लगाए, f ऑफ 3 f ऑफ 2 की कॉल लगाए, f ऑफ 2 f ऑफ 1 की कॉल लगाए, पर कभी भी अगर n से लेकर 1 तक नंबर्स का सम कैलकुलेट करना है तो सबसे छोटी वैल्यू n की क्या हो सकती है, 1 ही हो सकती है, एंड n इज इक्वल टू 1 के केस में हमारा सम क्या हो जाएगा, हमारा सम 1 के इक्वल हो जाएगा। तो हमारा बेस केस हो सकता है कि अगर हमारी n की वैल्यू 1 हो जाती है तो उस केस में सम हमें ऑलरेडी पता है, दिस इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू, जिस केस में हम रिटर्न कर देंगे 1 को। सो दिस इज व्हाट द रिकर्सिव कोड इज गोइंग टू लुक लाइक, एंड रिकर्जन के अंदर हमारा रिकर्सिव ट्री कुछ ऐसा दिखेगा। तो एक बार इस कोड को लिखकर देखते हैं। वी हैव अ फंक्शन कॉल्ड इंटीजर सम, जिसके अंदर हम अपने n को पास कर रहे हैं। सम फंक्शन क्या करता है, सम फंक्शन खुद ही को कॉल लगाता है फॉर n-1, एंड जैसे ही इसने आंसर रिटर्न कर दिया उसमें हमने n को ऐड कर दिया। अगर n-1 से 1 तक नंबर्स का सम पता है तो उसमें n को ऐड कर देंगे तो वो n से 1 तक नंबर्स का सम हो जाएगा, एंड यहाँ से वी आर गोइंग टू रिटर्न द फाइनल आंसर। बेस केस में अगर n की वैल्यू 1 हो जाती है तो उस केस में वी कैन सिंपली रिटर्न 1 एज आर सम। सो दिस इज द लॉजिक। अगर हम सी आउट करना चाहें सम फॉर लेट्स सपोज 4, तो उस केस में द आंसर शुड बी इक्वल टू 10, तो हमारे पास 10 आ जाएगा। यहीं पर 5 कर दें तो उस केस में वी शुड गेट 15, तो हमारे पास 15 प्रिंट होकर आ जाएगा। अब इंटरनली ये किस तरीके से वर्क किया उसको भी एक बार समराइज कर लेते हैं। इंटरनली रिकर्जन ट्री को ड्रॉ करते हैं। बेसिकली f ऑफ 4 ने क्या किया, f ऑफ 4 ने सबसे पहले हम यहाँ पर आए होंगे, हमने कॉल लगाई होगी n इज इक्वल टू 4 के लिए, बेस केस को इग्नोर कर दिया, ट्रू नहीं हो रहा। f ऑफ 4 ने सबसे पहले अपने सम को कैलकुलेट करने के लिए कॉल लगाई होगी, तो सम को कैलकुलेट करने के लिए f ऑफ 3 की कॉल लगाई होगी। फिर f ऑफ 3 ने सिमिलरली f ऑफ 2 की कॉल लगाई, f ऑफ 2 ने सिमिलरली f ऑफ 1 की कॉल लगाई। जैसे ही हम f ऑफ 1 की कॉल में पहुंच गए, यहाँ पर हमें पता है कि हमने बेस केस को हिट कर लिया। बेस केस को हिट करने का मतलब है यहाँ से हम डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे 1 वैल्यू। तो f ऑफ 1 ने f ऑफ 2 को 1 वैल्यू रिटर्न की। f ऑफ 2 के पास क्या हुआ, f ऑफ 2 के पास यहाँ से तो 1 वैल्यू रिटर्न होकर आई, उसमें वो अपने 2 को ऐड कर देगा, तो 2 + 1 f ऑफ 2 क्या रिटर्न करेगा, 3 रिटर्न करेगा। तो यहाँ से f ऑफ 2 ऊपर वाले लेवल को 3 रिटर्न कर रहा है। यहाँ पर जब हम n इज इक्वल टू 3 के लिए हैं तो यहाँ पर f ऑफ 2 से हमारे पास 3 रिटर्न होकर आया है। यहाँ n की वैल्यू 3 है तो 3 में हम 3 को ऐड कर देंगे तो f ऑफ 3 6 रिटर्न करेगा। तो ये अपने ऊपर वाले लेवल को 6 रिटर्न करने वाला है। अब जब हम f ऑफ 4 की कॉल पर आए हैं, अब यहाँ पर लेट्स सपोज हमारे n की वैल्यू 4 है, ये f ऑफ 3 की कॉल थी जहाँ से 6 रिटर्न होकर आया है, n की वैल्यू 4 है, तो हम 4 के अंदर 6 को ऐड करके f ऑफ 4 से 10 रिटर्न करेंगे। तो ये कॉल अपने ऊपर वाले लेवल को 10 रिटर्न करने वाली है, एंड दैट इज वाई फॉर f ऑफ 4 वी आर गेटिंग दिस 10 वैल्यू। तो हमारा रिकर्जन कुछ इस तरीके से वर्क कर रहा है। दिस इज द रिकर्जन ट्री। यहाँ पर यू कैन ऑल्सो ट्राई टू ड्रॉ द कॉल स्टैक ऑन योर ओन। अगर हम उसको कर पा रहे हैं मतलब हमारे पास रिकर्जन की ठीक ठाक अंडरस्टैंडिंग आ गई है। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो सबसे पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का फॉर्मूला हमारे पास कहता है दैट इट इज इक्वल टू टोटल कॉल्स इनटू वर्क डन इन ईच कॉल। तो टोटल कॉल्स हमारे पास कितनी है, अगर हम f ऑफ 4 की बात करें तो एक कॉल यहाँ पर आई, सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, तो n इज इक्वल टू 4 के लिए हमारे पास टोटल 4 कॉल्स आई। सिमिलरली अगर n की कोई भी वैल्यू होंगी तो ऑन एवरेज हमारे पास n कॉल्स आएंगी। तो दैट इज वाई टोटल नंबर ऑफ कॉल्स हमारे पास जो हो जाती है वो n के इक्वल हो जाती है। और कितना काम हो रहा है हर एक सिंगल कॉल के अंदर, हर एक सिंगल कॉल के लिए दिस इज द फंक्शन
जिसको हम देखना चाहते हैं। तो इस फंक्शन के अंदर ये कांस्टेंट काम हो रहा है, ये भी काइंड ऑफ कांस्टेंट काम हो रहा है। तो यहाँ पर हर कॉल के अंदर बिग ऑफ 1 का काम हो रहा है, मतलब हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है बिग ऑफ n के इक्वल। सो दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आवर कोड। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की टर्म्स में हमने कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल तो यूज किया ही नहीं है, तो हमारी जो स्पेस ऑक्यूपाई होगी वो हमारे कॉल स्टैक के अंदर होगी। कॉल स्टैक के अंदर जो स्पेस ऑक्यूपाई होती है दैट इज आइदर द हाइट ऑफ द कॉल स्टैक और द डेप्थ ऑफ द रिकर्जन ट्री। रिकर्जन ट्री वर्स्ट केस में फॉर एनी n, जैसे यहाँ पर n इज इक्वल टू 4 के लिए 1 2 3 4 ही इसकी डेप्थ है, तो किसी भी n के लिए इसकी डेप्थ भी n होने वाली है। तो यहाँ पर हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी दैट इज ऑल्सो बिग ऑफ n, क्योंकि हम फंक्शन के अंदर कोई और स्पेस तो ऑक्यूपाई नहीं कर रहे, सिर्फ कॉल स्टैक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। एंड वर्स्ट केस में हमारे रिकर्जन ट्री की जो डेप्थ जाती है दैट इज इक्वल टू n। तो दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एज वेल एज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर द कोड। अब डेफिनेटली यहाँ पर देखकर हमें समझ में आ रहा होगा कि सम ऑफ n नंबर्स अगर हमें कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें जनरली फॉर लूप को प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि फॉर लूप के अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n है एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो सेम ही होती है रिकर्जन से, बट फॉर लूप के अंदर इस सवाल के लिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बेटर है। तो डेफिनेटली रिकर्जन समटाइम्स कम्स विद द बैगेज ऑफ द कॉल स्टैक। तो अभी शुरुआत में जो हम एग्जांपल्स देख रहे हैं उनके लिए जनरली फॉर लूप को ही प्रेफर किया जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर आगे जाकर हम ऐसे ऐसे रिकर्जन के एग्जाम्पल्स देखेंगे जहां पर हमारा रिकर्जन का कोड फार सिंपलर होता है एज कंपेयर टू द जनरल फॉर लूप कोड। तो आई होप कि आज के लेक्चर से हमने जितने भी कॉन्सेप्ट्स को कवर किया है, हमने बात की है व्हाट रिकर्जन एग्जैक्टली इज। उसके बाद हमने जाना है कि रिकर्जन के अंदर हमारा कॉल स्टैक किस तरीके से वर्क करता है, हमारा रेकरेंस रिलेशन किस तरीके से वर्क करता है, हमारा रिकर्जन ट्री हम किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रेकरेंस रिलेशन एंड रिकर्जन ट्री हम किस तरीके से अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। प्लस हमने ट्रेड ऑफ्स देखे कि किस तरीके से फॉर लूप से जो काम किए जा सकते हैं उन्हें हम रिकर्जन से भी कर सकते हैं। तो आई होप कि ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स अबाउट द बेसिक्स, अबाउट द फंडामेंटल्स ऑफ रिकर्जन हमें समझ में आए होंगे। ये चैप्टर अगर आपको समझ में आ गया है दैट मीन्स कि हमारी रिकर्जन की काफी सारी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग है। इन नेक्स्ट चैप्टर से जो हम और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स ऑफ रिकर्जन को करने वाले हैं उनकी भी हमारी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा स्ट्रांग होगी। इफ यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द लेक्चर यू कैन मार्क योर अटेंडेंस डाउन इन द कमेंट्स। यू कैन ऑल्सो लेट मी नो व्हाट वाज योर फेवरेट लर्निंग फ्रॉम टुडेज लेक्चर। डेफिनेटली रिकर्जन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको यूज करके एटलीस्ट हाफ ऑफ द डीएसए क्वेश्चंस कवर होते ही होते हैं, क्योंकि कभी भी अगर हम ट्रीज का सवाल करेंगे, कभी भी अगर हम ग्राफ का सवाल करेंगे, कभी भी लेट्स सपोज कई सारे लिंक लिस्ट के सवालों में भी हमें रिकर्जन की जरूरत पड़ जाती है। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसकी फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग काफी ज्यादा जरूरी है। तो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। कोई भी पार्ट में अगर हमें थोड़ा सा भी कंफ्यूजन रह गया तो उसको एक बार दोबारा जाकर जरूर देख लेना है। खुद से रिकर्जन ट्री एंड कॉल स्टैक बनाने की कोशिश करनी है ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा